हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। ठीक है, रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था और उन्होंने अल्फा कणों के प्रकीर्णन पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के एक बारीक किरण पुंज को एक बहुत पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया तथा पूरे प्रबंध को निर्वात में रखकर देखा कि स्वर्ण पत्र में से गुजरते हुए ये अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से ये है, ये पतला सा कोई स्वर्ण पत्र लिया उन्होंने और फिर क्या किया, ये अल्फा कणों की क्या है, अल्फा कणों की उन पर बमबारी की, उन पर ऐसे बौछार किया। तो हमने क्या देखा इसे, ये क्या है, कुछ तो क्या सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए और कुछ क्या है, ये कुछ एंगल से इधर मुड़ गए, कुछ दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गए। ठीक है, इसी टाइप से ये काफ़ी सारे ये अल्फा कण इस टाइप से डालते रहे और क्या देखा इन्होंने कि ये कुछ विक्षेपित हो गए, कुछ दूसरे एंगल पे विक्षेपित, अलग अलग एंगल पे ये इससे विक्षेपित हो गए। कुछ क्या है, कुछ इसके अंदर से टकरा कर भी वापस आएंगे और कुछ क्या सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें इन्होंने ये अल्फा कण जो अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए हैं। ठीक है, तो विक्षेपित होने की इस क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। रदरफोर्ड ने अपने इस प्रयोग में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त किए। ठीक है, इसमें फर्स्ट है, इसमें अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से बिना विक्षेपित हुए सीधे पार निकल जाते हैं। ठीक है, इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला है, क्योंकि क्या हुआ, ये बिना विक्षेपित हुए कुछ क्या सीधे निकल गए। इनका मतलब क्या है, ये अंदर से खाली है परमाणु। और उन्होंने सेकंड निष्कर्ष ये निकाला, प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों को छोड़कर तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में केंद्रित रहता है। ठीक है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान क्या है, समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर केंद्रित रहता है। ठीक है, तभी तो वो बीच वाले पोर्शन से क्या है, वहां से अल्फा कण टकरा कर वापस आ जाते हैं। वापस तभी आएंगे, अल्फा कणों पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और ये टकरा कर वापस आ रहे हैं, इसका मतलब अंदर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी ये टकरा के वापस आ रहा है। नेगेटिव चार्ज होता तो वो अट्रैक्ट कर लेता, बट बीच में से टकरा कर वापस आ रहे हैं, इसका मतलब है अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है उसके वहां पर केंद्र पर। ठीक है, जहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है अंदर केंद्र पर, इसको हम नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर कोटि की त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन का समस्त ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है, जिससे परमाणु उदासीन बना रहता है। ठीक है, ये अंदर नाभिक है और ये पूरा परमाणु है, इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है और अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज और इस वाले पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है, जिससे क्या है, परमाणु उदासीन रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसके लिए बल अभिकेंद्र बल नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। ठीक है, उनमें अभिकेंद्र बल लग रहा है तभी वो गोल चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, उनमें क्या होता है, अभिकेंद्र बल होता है। वो अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है उन्हें, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। इस रदरफोर्ड की कुछ कमियां थी। ठीक है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमी। ठीक है, इनकी कमियां, दो कमियां थी इनकी। देखिए इसमें फर्स्ट देखिए, परमाणु के स्थायित्व के संबंध में। चूंकि नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉनों में अभिकेंद्रण होता है, वैद्युत गति विज्ञान के अनुसार त्वरित आवेशित कण वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अतः नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों में से वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन लगातार होना चाहिए। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा का ह्रास होने से उनमें वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या लगातार घटती जानी चाहिए और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार परमाणु स्थायी नहीं रह सकता। ठीक है, जब क्या है, अंत में इलेक्ट्रॉन क्या नाभिक में गिर जाएगा, लगातार उसकी त्रिज्या कम होती जा रही है, त्रिज्या कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, फिर क्या है, नाभिक क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, क्या परमाणु का स्थायित्व तो बना रहता है, इसलिए ये इनकी कमी थी।
आगे देखिए इसमें रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याएं की प्रत्येक कक्षा में घूम सकते हैं, अतः उन्हें सभी तरंगदैर्ध्य की वैध चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करनी चाहिए। अर्थात इन तरंगों से प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, लगातार इनसे क्या है स्पेक्ट्रम निकलता रहना चाहिए। परंतु प्रयोगों द्वारा परमाणुओं के स्पेक्ट्रम प्राय सतत न होकर रेखीय होते हैं, अर्थात उनमें कुछ निश्चित आवृत्तियों के ही तरंगें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। आ गया है नील बोहर। ठीक है, बोहर का परमाणु मॉडल। नील बोहर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, जहां h प्लैंक का सार्वत्रिक नियतांक है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तथा वह r त्रिज्या की कक्षा में b वेग से घूम रहा हो तो उसका कोणीय संवेग mvr होगा। बोहर की इस परिकल्पना के अनुसार mvr = nh/2π होगा। ठीक है, कोणीय संवेग कितना mvr है और ये क्या कह रहे हैं, कोणीय संवेग 2h/2π का पूर्ण गुणज हो। वही कक्षाएं क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमता है। ठीक है, जहाँ n क्या है 1 2 3 है, जिसे कक्षा की क्रम संख्या अथवा क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इस प्रकार परमाणु के बोहर मॉडल के इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं वाली त्रिज्याओं वाली कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, सभी में नहीं घूम सकते। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। नेक्स्ट है आपके इसमें, स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, एक पीन में अभिकेंद्रण होता है अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। इलेक्ट्रॉन वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो लगातार क्या उनका त्रिज्या कम होती जाएगी, कम होते 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 क्या त्रिज्या वो खत्म हो जाएगी और नाभिक में गिर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उनका स्थायित्व खत्म हो जाएगा, परंतु स्थायित्व बना रहता है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ये देखिए इसमें, जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। ठीक है, जैसे कारणवश यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई तो ये क्या होगा, ऊपर वाली कक्षा में चला जाएगा। ठीक है, परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में केवल 10⁻⁸ ठीक है 10⁻⁸ सेकंड के लिए ही ठहरता है, फिर क्या है तुरंत नीची कक्षा में वापस लौटता है तथा लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये क्या है केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ऊपर रुकता है, फिर वापस अपनी कक्षा में आ जाता है। यदि ऊंची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 हो तथा नीची कक्षा में E1 हो तो उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति V निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होगी। ये हम जानते हैं कितनी होती है एनर्जी, h नहीं होती है। ठीक है, ऊंची कक्षा में कितनी है, कह रहे हैं E2 है और नीची वाली में E1 है, तो E2 - E1 करेंगे। यहाँ से अगर न्यू इक्वल टू हम निकालें तो क्या h/, में चला जाएगा, तो न्यू इक्वल टू आ जाएगा E2 - E1/h। इस समीकरण को बोहर का आवर्ती प्रतिबंध कहते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखिए इसमें हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित है। ये देखिए इसमें, जब क्या है कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी ऊपर वाली कक्षा से, ठीक है किसी ऊपर वाली कक्षाओं से फर्स्ट एनर्जी स्टेट, ये n=1 है, ये है फर्स्ट एनर्जी स्टेट है। ठीक है, किसी ऊपर वाली कक्षाओं में से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में आता है तब क्या है इसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। इसके लिए n की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और ये जिस भाग में आके गिरती है इसको पराबैंगनी भाग कहते हैं। इसकी एनर्जी यहाँ पर होती है -RH/n²। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 है, फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये देखिए ये 1 हो जाएगा n² की वैल्यू। ठीक है, जब परमाणु क्या है हाइड्रोजन परमाणु किसी ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से सेकंड वाले ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक है ये सेकंड ऊर्जा स्तर है, इसमें आता है, तब क्या है इस श्रेणी को कहते हैं हम बामर श्रेणी, और इसकी एनर्जी होती है -RH/2²। ठीक है, इसको कहते हैं हम दृश्य भाग। ठीक है, जब हाइड्रोजन परमाणु क्या है ऊपर वाले अपर स्टेट से क्या है एनर्जी लेवल से थर्ड वाले एनर्जी स्टेट में आता है, इस थर्ड वाले स्टेट में आता है, तब इसको कहते हैं पाषाण श्रेणी। ठीक है, और इस भाग को कहते हैं अवरक्त भाग। इसी प्रकार जब फोर्थ वाले ऊपर वाले स्टेट से
एनर्जी स्टेट से फोर्थ वाले स्टेट में आते हैं, एनर्जी स्टेट में आते हैं तो इसको कहते हैं ब्रैकेट श्रेणी, और ऐसे ही जब फिफ्थ वाले में आते हैं तो इसको कहते हैं फुंड श्रेणी। इस प्रकार से हमारी ये 5 श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं। फर्स्ट होती है लाइमन श्रेणी, फिर बामर श्रेणी, पास्टियन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी एंड फुंड श्रेणी। ठीक है, इसको देखिए लिखेंगे इस टाइप से। लाइमन श्रेणी फर्स्ट वाली श्रेणी है। इसमें जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 है, और n2 की वैल्यू कितनी है 2 3 4 5 एंड सो ऑन आगे तक चलेंगी ये। ठीक है, तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं परावैंगनी भाग में मिलती हैं। इन रेखाओं की तरंगदैर्ध्य क्या है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यहाँ के लिए n की वैल्यू कितनी है 1 है, और n2 की वैल्यू 2 3 4 5 एंड सो ऑन इतनी भी हो सकती है। ऐसी हमारी क्या है बामर श्रेणी है। बामर श्रेणी जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं क्या है स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं। इसके लिए n1 की वैल्यू 2 होती है और n2 की वैल्यू 2 3 4 5 एंड सो ऑन इतनी होंगी, और इस फॉर्मूले से हम तरंगदैर्ध्य निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपकी पास्टियन श्रेणी। पास्टियन श्रेणी क्या होती है, जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तब उत्सर्जित रेखाएं स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। इसके लिए n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू 4 5 6 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक है। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला ये हो गया हमारा, n की वैल्यू 4 5 6 एंड सो ऑन है और n1 की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट है इसमें आपका ब्रैकेट श्रेणी। जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो रेखाएं भी स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। इसके लिए n1 की वैल्यू 4 है, पुट कर दी फॉर्मूले में, और n2 की वैल्यू कितनी आएगी 4 5 6 7 एंड सो आगे तक चलेंगी ये। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपकी फुंड श्रेणी। जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में लौटता है तो ये रेखाएं भी स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में ही प्राप्त होती हैं। फॉर्मूला इसका ये है, n1 की वैल्यू इसके लिए क्या है 5 है, और n2 की वैल्यू 6 7 8 एंड सो ऑन आगे तक इनफाइनाइट तक चलेंगी। इस फॉर्मूले से हम इसकी तरंगदैर्ध्य निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।